जब रुखसाना 14 साल की थी। स्टेशन रोड पर बड़ा गर्ल्स स्कूल था। वहां पर अपनी सहेलियों के साथ वो पढ़ने जाती थी। कहते हैं कि वहां स्कूल की जगह पहले अस्पताल था, उसे गिराकर वहां स्कूल की इमारत खड़ी कर दी गई थी, जिसमें पीछे एक कमरा था, पोस्टमार्टम रूम। उसको बंद करके छोड़ दिया गया था। सारे स्कूली बच्चों को हिदायत दी जाती थी कि उस बंद कमरे के पास किसी को जाना नहीं है। एक दिन रुखसाना अपनी सहेलिया के साथ खेलते हुए उस कमरे तक जा पहुंची। जिज्ञासावश भीतर देखा। 2 लड़कियां जो साथ थी उसमें में एक ने चमकते हुए कहा, आज इस कमरे का दरवाजा खुला, किसने रख दिया? अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर क्या है। इसमें नहीं यार, भीतर जाने से सर ने मना किया है। चल यार, फट्टू सर को तू बताने वाली है। उसने अपनी फ्रेंड के सामने आंखें तरेरी। नहीं पर ठीक होगा, पहले मैं देख लेती हूँ, फिर आप दोनों कहकर वो भीतर चली गई। ठीक 12 बज रहे थे, धूप बढ़ रही थी। भीतर एक और कमरा लग रहा था, जहां घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। एकाएक कुछ गिरने की आवाज से दोनों चौंक उठी। दिया जो अंदर गई थी उसकी आवाज नहीं आ रही थी। रुखसाना ने भी जैसे ही भीतर कदम रखा कि वही दरवाजे के पास ही वो गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। बाहर खड़ी लड़की ने दौड़कर सर को सारी बात बताई। रुखसाना को वहां से तुरंत निकाला गया। सब मिलकर अंदर गए। जमीन में बड़ा सा गड्ढा हो गया था और वहां पर किसी के घसीटे जाने के निशान थे। दिया कहीं नहीं थी। सब लोग मान रहे थे कि उसे जमीन में खींच लिया गया है। रुखसाना पर पानी डालकर उसे होश में लाया गया, मगर वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ बता नहीं रही थी। सर, लोग उसे हमारे घर ले आए। वह लड़की का कुछ पता नहीं चला। स्कूल में जैसे हड़कंप मच गया था। इधर रुखसाना को फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात में डरकर वो चिक उठती थी। घर में कंबल ओढ़कर सोती थी। कहती थी, मुझे कोई दिखता है, डरा रहा है। उसकी दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी कि एक दिन सामने दरवाजे में गुलशन को देखकर जिया और उसकी अम्मी काफी डर गई। ये तुमने क्या किया डियर? गुलशन दौड़ती हुई जिया से लिपट गई। इतनी पराई हो गई मैं कि तुम मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती थी। गुलशन का चेहरा काफी भावुक हो उठा था। जिया कश्मकश में थी, अपने साथ हमदर्दी जताने वाली। गुलशन अचानक गला भी पकड़ सकती थी। अंदर ही अंदर घबरा रही थी। बस गुलशन को देखे जा रही थी। बेटी, पता नहीं क्यों जिया ने ऐसा कदम उठाया। कुछ भी बताने को वो तैयार नहीं है। पता नहीं क्या बात थी। गुलशन की मां भीगी हुई आवाज में कह रही थी। गुलशन जिया के चेहरे पे हाथ फेरती हुई कहने लगी, डर मत पगली, तुझे जिंदा रहना है, खुद को जिंदा रखना है, अपने लिए न सही अपने प्रेम के लिए। क्या कह रही थी गुलशन? जिया को बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या वो जानती होगी मेरा प्यार कौन है? जिया ने अपनी आंखें गुलशन की आंखों पर गड़ा दी। क्या सोच रही है ही ना कि तेरे प्यार को मैं कैसे जानती हूँ? पागल, मैं सब जानती हूँ। मुझे तो खलील से शादी करनी थी सिर्फ। अब वो तेरा है, सिर्फ तेरा मेरा। उस पर कोई हक नहीं। इत्मीनान रख, ठीक हो जा और उससे मिलने की तैयारी कर। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कहकर उसने कुछ पैसे जिया की मां को देते हुए कहा, ये रख लो, जरूरत पड़े बोल देना, मैं भी आपकी ही बच्ची हूँ। इतना कहकर अपनी आंखें पोंछती हुई गुलशन बाहर निकल गई। जिया आवाज से दरवाजे को घूर रही थी। एक लम्हा भी ऐसा नहीं लगा कि गुलशन जिन्नात की असर में थी। बड़ा प्यार जता रही थी, मगर एक ख्याल जिया के दिमाग में आते ही वह चौंक गई। जिन्नात भी तो यही चाहता होगा। गुलशन और उसके बीच आने वाली हर एक दीवार को वह हटा रहा था। शायद मुझे वो इसलिए तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था कि मैं वही लड़की हूं जो खलील का सहारा बन सकती थी, उसको गुलशन के बाद अपनी जिंदगी बना सकती थी। कैसे ख्याल आ रहे थे? उन ख्यालों की वजह खुद गुलशन थी। ऐसी हालत में भी जिया की आंखें भर आई, जिसको पाने के लिए, इतना तड़पी जिसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाने तैयार थी। वह मिला भी तो किसी और का होकर। क्या नसीब पाया था, सब किस्मत का खेल होगा। बेटी, दादी ने कहा। गुलशन की बातें मेरी समझ से बाहर थी। खलील अब तेरा है, उसका क्या मतलब होगा? जिया ने दादी के हाथ पर अपना दायां हाथ रख दिया। शायद वह दादी का हौसला बढ़ा रही थी। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मूक इशारा था वो। दादी कुछ न बोली, अपनी प्यारी पोती को जी भरकर देख रही थी। बरबस ही उसकी आंखें झार झार होकर बरस रही थी कि तभी खलील आ गया। डोंट वरी दादी, डॉक्टर से बात हो गई है, वो जल्द से जल्द जिया को ठीक कर देंगे।
दादी समझ गई थी। अस्पताल का सारा कर्जा वो अपने ऊपर ले आया था। उसकी आंखें बोल रही थी, जिया। उसने जिया को पुकारा। उसकी आवाज दर्द से भीगी हुई थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। जल्दी घर आ जाओ यार, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। खलील को अपने प्यार का एहसास हो गया था और उसी की तड़प थी जो उसे बेकरार कर रही थी। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं मैं, वो रो पड़ा। खलील को इस हाल में देखना दादी के लिए सदमे की तरह था। बैठे। उन्होंने खलील का हाथ थामा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है दादी, मगर अब पता नहीं क्या होगा। जिया कुछ बोल नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों से बहने वाला सैलाब उसके दिल का हाल बयां कर रहा था। कैसी राह पर आकर रोकी थी जिंदगी, पता नहीं क्या होने वाला था। जिन्नात अपने मकसद में कामयाब हो रहा था तो गुलशन की जिंदगी नर्क बनने वाली थी। उसका भी कुछ कसूर नहीं था। खलील को वहां खड़ा रहना मुश्किल हुआ। वो तड़पता हुआ उस कमरे से निकल गया। एक दिन एक सवाली दर पर आया। असगर कुछ पल ठिठका, जैसे अतीत से मिला। वो नायाब तोहफा उसकी आंखों की पुतलियां को छू गया। रुखसाना उसे देखकर डर रही थी। क्या हुआ बेटी? मैंने रुखसाना को देखा। आज पहली बार मैं देख रहा था कि रुखसाना किसी इंसान को देखकर डरी हो। उसके लिए कम हैरत की बात नहीं थी। फकीर को जब मैं सदका देने आगे बढ़ा तो फकीर जैसे चीख उठा, रुक जाओ आप, मैं इस घर से कुछ नहीं ले सकता। क्यों बाबा, ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे? आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, मगर उन्होंने रुखसाना की ओर देखते हुए कहा, ये कहां से आया है यहाँ? ईस के रहते मुझे आपके घर का पानी तक पीना हराम है। कौन? बाबा, किसकी बात कर रहे हैं आप? यह लड़की के साथ बैठा है वो, उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं। फिर उसने अपने गले से एक ताबीज उतार कर दिया। इसे पहना देना बच्ची को, वो कभी उसको छू भी नहीं पाएगा, मगर जिस दिन उसके गले से यह ताबीज हटा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन के बाद कभी रुखसाना को तकलीफ नहीं हुई थी। उसकी शादी कर दी। एक 5 साल की बच्ची भी है। अभी 1 माह पहले वो घर आई थी कि जिन्नात ने अपनी चगुल में उसे फंसा लिया। उसको दरगाह पर ले जाना था। उस दिन जिया के साथ उसकी सहेली गुलशन भी आई थी। पता नहीं वो लोग रुखसाना की तस्वीरें ले रहे थे जब जीन उस पर हावी था। उस दिन के बाद से वो गायब था। रुखसाना की सारी मुश्किलें हल हो गई थी, जैसे कोई और उस साए को ले गया था। इसका मतलब वो गुलशन के साथ आया है। सुल्तान सोचने लगा, खलील की जान को भी खतरा है। सुल्तान का अब यहाँ रुकना वक्त जाया करना बरोबर था। वह भागा वहां से, असगर के घर से। सुल्तान वापस लौटा, तब उसके मन में जो धुंध थी साफ हो गई थी। आईने की तरह सब कुछ साफ नजर आ रहा था। सायरा जी कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी। मीन्स की वो काफी हद तक डरी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि? सुल्तान के दिमाग में एक ख्याल कूंधा, झन्ना का हुआ जैसे। बिल्कुल सटीक ख्याल था। एक सीधा साधा तंदुरुस्त आदमी अचानक चला जाए। बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। मतलब साफ था कि जिन्नात गुलशन के शरीर में था। वो सायरा जी पहले से जानती थी और शायद उनके शौहर की हत्या जिन्नात ने की होगी। अगर ऐसा ही हुआ है तो कोई बड़ा मकसद लेकर वो आया है। इतनी जल्द वो गुलशन को छोड़ने वाला नहीं है। जरूर सायरा जी को उसने डरा रखा है, वरना पति की मौत को 4 दिन गुजरे थे। ऐसे वक्त में सायरा जी गुलशन के रिश्ते की बात क्यों करती भला? अपनी सेहत का बहाना करके गुलशन की जल्द शादी करवाने के पीछे उनका नहीं जिन्नात का दिमाग था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी, पर उन्होंने सब करवाया। खलील तो पहले से ही गुलशन के झांसे में आ चुका था, तो सबने सायरा जी की बात मानकर गुलशन और खलील का सादगी से निकाह करवा दिया। एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी जिन्नात ने। सोचता हुआ सुल्तान घर पहुंचा तो पता चला कि खलील और गुलशन आगे पीछे बाहर निकले हैं। दोनों ने कुछ नहीं बताया कि कहां जा रही है। सुल्तान को खलील की चिंता होने लगी थी। बहुत प्यार था उसे अपने बेटे से, और जिन्नात का मकसद अगर गुलशन से शादी रचाना था तो उससे अब खलील की जरूरत नहीं थी। कभी भी वो खलील को मार सकता था। पर एक बात खटक गई सुल्तान को, जिन्नात को। अगर खलील को मारना होता तो कब का मार चुका होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। सुल्तान हड़बड़ाए हुए उनके शयनखंड में घुस गया। उसने गुलशन के कमरे में देखा। फिर कुछ सोचकर वो बाहर आया, जहां वॉशिंग मशीन था वहीं गुलशन के कपड़े पड़े थे। शायद उसने आज ही निकाले थे। उसमें से गुलशन के कुर्ते को सुल्तान ने उठा लिया और तेजी से बाहर आकर एक प्लास्टिक बैग में उसे छुपाकर वो वापस घर से बाहर भागा। उसने सब सोच लिया था। उसको क्या करना था?
उसके कदम भैरव घाट की ओर बढ़े। काफी कठिन रास्ता है। घाटी पर शिव का मंदिर है। उस मंदिर में रहने वाला एक साधु बड़ी माया है। उसकी भी एक कहानी है। भैरव घाट के इर्द गिर्द 4 गांव बसे हुए हैं। कहते हैं कि इस घाटी पर कुछ लड़कियां अपनी बकरियां चराने आया करती थी, तो कभी कभी शिव मंदिर और बाबा के दर्शन करके चली जाती थी। एक बार दूसरे गांव के लोगों ने हल्ला मचाया और उस साधु को वहां से हटाने के लिए ये अफवाह फैला दी कि वो बकरियां चराने वाली औरतों से अपने पैर दबाता है और गंदी निगाहों से देखता है। फिर क्या था, एक साथ चारों गांव के लोग इकट्ठे होकर घाटी पर पहुंचे। समाधि में बैठे साधु को ललकारा, अये धांगी, तू यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांध और खिसक ले। उसने अपनी आंखें खोले बगैर ही कहा, सब अक्ल के अंधे एकजुट होकर आए हो। 10 मिनट रुको, सबकी शंका को मैं निर्मूल कर देता हूं। मुझे 10 मिनट दो, फिर फैसला आपका। लोगों ने सहमति में सिर हिलाए और समाधि में उस साधु के ओंकार मंत्र को गौर से सब लोग सुनते रहे। पूरा माहौल शिवमय था। पंखी चिन्हुक रहे थे, कोयल बोल रही थी। हवा की ठंडी लहरों ने सबको वशीभूत कर रखा था कि तभी घाटी पर ताजा हवाएं बह रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे थे। उनमें ज्यादातर बांस थे जो हवा के चलते सरसराहट पैदा कर रहे थे। पास में ही एक सुंदर झील थी। उस झील के आसपास से न जाने कितने सारे पक्षियों की आवाजें रही थी। मंदिर के इर्द गिर्द पीपल के वृक्ष है और उन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी बैठकर शोर मचाए हुए थे। चारों तरफ प्रकृति का जादू पसरा हुआ था। इन्हीं सौंदर्य के बीच में वह अकेला साधु समाधि लगाए हुए था और लोगों ने उसकी समाधि में विक्षेप डाला। समाधि में रहते हुए भी उसने आसपास के गांव के लोगों को महसूस कर लिया था। शिव का स्मरण करके उसने 5 मिनट में आंखें खोली। पूरे गांव के लोग आग बबूला होकर लकड़ियां, तलवारें भाले और न जाने कितने हथियार लेकर एक सन्यासी को मारने आ पहुंचे थे। उसके मन में जरा भी घबराहट नहीं थी। वह सन्यासी गांव के लोगों को इस तरह से देख रहा था जैसे किसी पागल खाने में पागलों को देखते हैं। उसने सब लोगों को सुनाते हुए कहा, क्या लगता है आप सबको? आप लोगों से दूर रहकर मैं अपना ब्रह्मचर्य भूल जाऊंगा। आप लोगों को लगता है कि मैं ढोंगी हूं और अपने चेहरे पर नकाब ओढ़े मैं लोगों को छल रहा हूं। आपकी बहन बेटियों को बुरी निगाहों से देखता हूं। यही अफवाह सुनी आप लोगों ने जो किसी ने मेरे खिलाफ भड़काई है। क्या चाहते हो, आप मेरा इम्तिहान मत लो। आप मंदिर छोड़ दो बाबा, वरना हमें आप पर हथियार उठाने पर जबरन मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपकी हत्या का पाप हम सब पर मर जाए। चारों तरफ एक एक गांव में यह बात बच्चा बच्चा जानता है कि आप लड़कियों और औरतों से अपने पैर दबाते और न जाने क्या क्या करते होंगे। ठीक है, फिर आपका यही फैसला है तो हमारा भी फैसला। आप सुन लो, हम शिव जी के भक्त हैं और अपने मन और लगाव से उनकी पूजा करते हैं। जब आप लोगों ने हमें अपनी नजरों से गिरा ही दिया है तो हमें भी अपनी पवित्रता का आप लोगों को भरोसा दिलाना होगा। यह हमारे लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इतना कहकर वह साधु मंदिर में से एक थाली ले आया। दूसरे हाथ में धारदार छोरी थी। सबकी जबान तालू से जा चिपकी थी। चारों गांव का एक एक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक था कि यह पट्टा क्या करने वाला है, कौन सा चमत्कार करेगा। और उसने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सारे लोगों के सामने उसने अपने शरीर के उस हिस्से जननेंद्रिय को काटकर थाली में रख दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था। लोगों में हड़कंप मच गया, भाग दौड़ हो गई और ज्यादातर लोग उसके सामने सिर झुकाकर रह गए और माफी मांगने लगे। बाबा, हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। पर वह इंसान इस वक्त किसी को कुछ कहने राजी नहीं था। वह आंखें बंद करके समाधि में लीन हो गया था। उसे अपने शरीर की परवाह नहीं थी। गांव वालों ने जब उन्हें अस्पताल ले जाने का आग्रह किया तो उसने 2 हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसे शायद अपने ईश्वर पर पूरी आस्था थी। उस घटना के बाद कभी किसी ने उस साधु तरफ उंगली नहीं उठाई। आज तलक कोई नहीं जान पाया कि उसकी असली उम्र क्या थी। श्वेत लंबी दाढ़ी में और बालों में सालों से वह वैसा ही था। सुल्तान उसके पास जा पहुंचा। पीपल के वृक्ष नीचे समाधिग्रस्त बैठे बाबा के पास सुल्तान बैठ गया। बहुत परेशान हो बेटे, मगर घबराओ मत, इसका इलाज करेंगे हम। बच्ची बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, शायद उसकी जान भी जा सकती है। अच्छा किया कि मेरे पास चली आए। हाँ बाबा, मैं अपने बच्चे को टूटता हुआ नहीं देख सकता हूँ। आप कुछ करें, मेरे बच्चे की तबाह हो रही जिंदगी को बचाने, शैतान से पीछा छुड़ाए
वरना वह जिंदगी भर जीने नहीं देगा। लाओ, जो लाए हो वह मुझे दे दो। सुल्तान ने प्लास्टिक बैग में रहे गुलशन के कपड़े बाबा के आगे रख दिए। एक डोरी से बाबा के आदेश अनुसार कुछ कपड़े को नापा गया। फिर बाबा कुछ मंत्र जाप करने लगे। 10 मिनट के बाद फिर वही डोरी से कपड़े को नापा गया। आश्चर्य की बात, कपड़ा छोटा हो गया था। ये चमत्कार कैसे हुआ? बार बार डोरी से कपड़े को नापा गया और हर बार कपड़ा 1 इंच टूटता गया। फिर बाबा ने सुल्तान को बताया, जिन्नात हावी है, बच्ची पर फिलहाल तुम जाओ, मैं उसको रोकने का बंदोबस्त करता हूँ। सुल्तान बाबा के चरण छूकर वहां से निकल गया। खलील घर लौटा। तब वो काफी परेशान था। घर में चौखट पर अम्मी चहलकदमी कर रही थी। खलील को देखते ही उनकी जान में जान आई। जो बोली, न जाने सबको क्या हुआ है, जो मुझसे कोई बात भी करना नहीं चाहता और बिन बताए ही घर से बाहर निकल जाते हैं सब। बताओ खलील, कहाँ गए थे तुम सुबह से? तुम्हारे जाते ही गुलशन भी चली गई थी और तुम्हारे पापा, वह भी तो दबे पांव निकल गए। समझ में नहीं आता कि किस फिराक में है वह। फिलहाल अम्मी के दिमाग में कोई परेशानी खलील डालना नहीं चाहता था, सो कह दिया, टेंशन मत लो अम्मा, हम यहीं थे, जिया से मिलने गए थे। उनके घर से मालूम हुआ कि वह अस्पताल में है और उन्होंने जहर खा लिया था, तो हमसे रहा न गया। वह हमारी खास दोस्त है, अल्लाह उनको सेहत बख्शे। पर बेटे, जहां भी जाओ बताकर जाया करो, आपकी मम्मी को सब्र नहीं होता। गलती हो गई हमसे अम्मी जान। अब्बू को बताया था कि दोस्तों से मिलकर आते हैं, शायद वह आपको बताना भूल गए होंगे। अब ऐसा नहीं होगा। खलील ने अपने कान पकड़े। ठीक है, खाना रेडी है, गुलशन अपने कमरे में है, आप दोनों खा ले। आपके अब्बू आते हैं तो हम उनके साथ खा लेंगे। तो अब अब्बू को आ जाने दो, अम्मी जान सब साथ में ही खाएंगे। इतना कहकर खलील ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसके मन में फिलहाल यही सोच थी, गुलशन के मुंह से शायद वह बात निकल जाए कि आखिर जिन्नात किस फिराक में है। उसे अब्बाजान को लेकर भी टेंशन हो रही थी। किसी को कुछ बताए बिना अब्बू जान भी बाहर गए थे। क्या उन्हें मेरे दिल का राज मालूम तो नहीं हो गया ना? अब्बू जान इंसान के चेहरे की लकीरें पढ़ने में काफी माहिर है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि वह मेरी परेशानी देख नहीं पाएंगे और कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढने निकल जाएंगे। हालांकि जिन्नात नहीं चाहता कि कोई उसके मामले में दखलंदाजी करे। गुलशन के अब्बा जान जमीन में दफन हो गए, इसी बात का सबूत है। खलील जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा मखमली सोफे पर बैठकर गुलशन टीवी देख रही थी। बाथा उसने दरवाजे की ओर देखे बगैर ही अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, मेरी रूह को बुलाया गया है कायनात से। इस कदर आग से भरा है, दिल की पिघलता नहीं। फिर आग उगल रही निगाहों से गुलशन ने खलील को देखा। शायर साहब मिल आए अपनी महबूबा से। खलील हक्का बक्का रह गया। पता नहीं इसे कैसे मालूम हो गया। तुम जानती हो? बचकाने सवाल ना करो। मैं क्या नहीं जानती? वह पूछो। जिया अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है, और देख लिया ना तुमने उसका क्या हाल कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया। खलील बावला सा हो गया, समझ नहीं पा रहा था गुलशन को क्या कहें। सब जानती हूं मैं, फिक्र ना करो, वह तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है और ना ही अब उसे तुम ठुकराओगे। मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। खलील दिमाग पर जोर दे रहा था। उसकी नजरें गुलशन के मासूम चेहरे पर थी। वह जानता था कि इस बार मासूम चेहरे के पीछे से खेलने वाला खिलाड़ी बोल रहा है। गुलशन कभी ऐसी बात ना बोलती। वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। जिन्नात चाहता यही है कि मैं अब गुलशन के बारे में ना सोचूं। उसे कैरेक्टर लेस समझकर बुला दो, फिर वह आसानी से गुलशन को जब चाहे अपने साथ ले जा सकता है। खलील का दिमाग सुन्न हो गया था। एक तरफ उसके लिए जान से खेल गई जिया थी, तो दूसरी तरफ जिन्नात की जाल में फंसी हुई गुलशन थी, जो हर पल उससे दूर होती जा रही थी। आप हमारे साथ खाना खा लो। नहीं, हम अपने हाथों से खाना बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे। किसे गुलशन? हमें? हमने कहा ना सवाल ना करो। हमें सवाल अच्छे नहीं लगते। जाओ आप खा लो, हम उनके लिए गोश्त बनाएंगे। उसकी मसालेदार खुशबू से वह तर हो जाते हैं। हमारे हाथ का खाना खाने को कब से बेसब्र है। जरा हम जिया को बधाई देने पहुंच गए थे, इसीलिए देर हो गई, वरना। ओह, उसका मतलब कि आप भी अस्पताल में थी? हाँ, हम अस्पताल में थे, क्योंकि जिया को बोलना चाहते थे कि खलील अब आपका है। हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, आप अपनी जिंदगी उसके साथ बसर कर सकती हो। खलील खौफ खाई नजरों से गुलशन को देख रहा था।
कि तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लो अब्बू, जान भी आ गए। गुलशन में खलील के सामने आंखें तरेरी। शायद उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मेरे रास्ते में रुकावट डालने की आज पहली गलती कर चुके हैं वो। जाओ मिल लो उनसे। खलील की आंखें फटी रह गई थी। उसका डर बिल्कुल दुरुस्त था। वह जिन्नात जान चुका था। गुलशन की बात सुनकर खलील का दिमाग भन्ना गया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था खलील किसी की धमकी से डरा हो, मगर जब से उसकी जिंदगी में गुलशन आई थी तब से वह सिर्फ डर और डर महसूस कर रहा था। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, फिक्र थी पूरे परिवार की। साक्षात मौत के सौदागर से जूझ रही गुलशन की। अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा था। उसका मस्तिष्क फ्रीज हो गया था। आज जब गुलशन ने उसके अब्बाजान के लिए धमकी दी तो खलील के बदन में आग सी लग गई थी। झुंझलाकर वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। गुलशन किचन में जा चुकी थी। खलील सीधा अब्बाजान के सामने जाकर रुका। खलील को देखते ही सुल्तान सक पकाया। शायद वह अम्मी जान से कुछ बात कर रहे थे कि रुक से गए। उनकी आंखों में खौफ का मंजर कथक कर रहा था। अब्बा जान, कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? खलील ने मासूमियत से पूछा। सुल्तान खलील की आंखों में देख रहा था। शायद वह भांप रहा था कि खलील इतना भोला बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्यों अपने अंदर के ज्वालामुखी को दबा के रखा है उसने? क्यों भीतर ही भीतर जलकर वह मर रहा है? अपने मम्मी अब्बा को अपनी परेशानी नहीं बता सकता। कुछ हद तक संभाल कर सुल्तान बोला, यही बात तो मैं तुझसे जानना चाहता हूं बेटे। अपने अंदर ही अंदर तूफान रहे दावानल को समेटकर घुट घुट कर मरना अच्छी बात है? अपनी परेशानियां तूने हमसे शेयर नहीं की? क्या हम तेरे लिए इतने पराये हो गए? खलील फफक पड़ा। वह अब्बा जान की सीने से लिपट गया। रुअंसी आवाज में बोला, क्या करता मैं अब्बा जान? मुझे अपनी जान से ज्यादा आप लोगों की जान प्यारी है। क्या कर रही है वह? सुल्तान ने खलील के कमरे की ओर देखते हुए पूछा। गोश्त बना रही है। खलील ने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर सुल्तान के सामने रख दिया। पहले सुल्तान में वह लिखावट पड़ी, आप दोनों मेरे साथ बाहर चलो, कुछ बातें करनी है। धीरे अपनी पलकें झुकाकर सुल्तान ने हामी भरी। सुबह से खलील की मम्मी यह देखकर परेशान थी कि अपना शौहर किसी उलझन में था। खलील भी खौफ खाया नजर आ रहा था, किसी के पीछे भाग रहा था। गुलशन थी मगर ना होने के बराबर, जैसे वह अपनी ही धुन में मस्त थी। उसे किसी परिवार के सदस्य से कुछ लेना देना नहीं था, जैसे किसी से कोई नाता ही नहीं था। कोई ऐसी बात तो थी जो उसके संज्ञान में नहीं थी, और वह आखिर क्या बात है, जानने की तलब उनको बढ़ती जा रही थी। जब शौहर में हाथ थाम कर खलील के साथ बाहर जाने का इशारा किया तो एक भी शब्द बोले बगैर वह उनके पीछे हो ली। तेजी से भागता हुआ खलील कुछ ही कदम पर बनी मस्जिद की बाहरी कोठरी तक पहुंच गया। मम्मी अब्बा को भीतर लेकर दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अभी भी डर मौजूद था। वह सही कर रहा था या गलत समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जिन्नात को हर एक बात का पता लग जाता था। न जाने कल क्या होने वाला है, वह खलील नहीं जानता था। आवाज में जैसे उसकी तड़प उभर आई, अब्बा जान। घुट घुट कर जी रहा था मैं। मुझे भी उसी दिन पता लगा जब गुलशन शादी के जोड़े में अपने घर आई। पहली रात में ही उसने अपना वह रूप मुझको दिखाया जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब एक ही पल में चकनाचूर हो गए। मोहब्बत के मंजिलों को आंखों में भर के आसमान में उड़ रहा मैं उसके धिक्कार से एक ही पल में जमीन पर आ गिरा। वह जिन्नात को साथ लेकर आई थी। अब्बा जान, जिन्नात की दुल्हन थी वो। फिर मेरी बीवी बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो कुछ हुआ वह सिर्फ उसके लिए हुआ। मैं तो सिर्फ उसका मोहरा था जिसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। हर रोज गुलशन को उसके साथ देखता हूँ, मेरा रोम रोम सुलगुटता है। अपनी जिंदगी को बिखरता हुआ रोज देखता हूँ, जैसे कोई मेरे जिस्म को छुरी से वार करके कुरेद रहा है। सही कहा बेटा, गुलशन जिन्नात को अपने साथ लेकर आई है। मैंने सब पता कर लिया है, सुल्तान ने अपने बेटे को बताते हुए कहा। सायरा बहन को पहले से ही सब मालूम था, मगर मुझे लगता है जिन्नात ने उनको डरा धमकाकर वश में कर रखा है। वह कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। एक बात मेरी समझ में आ रही है, उनके शौहर की अचानक मौत हो जाना आम बात नहीं थी। यकीनन उस दुर्घटना के पीछे जिन्नात का हाथ रहा है। बहुत कुछ पता लगा। मैं भैरव घाट पर शिव मंदिर के बाबा से मिला था। उन्होंने भी यही कहा, बच्ची परेशान है। उन्होंने मदद करने का वचन भी दिया है। अब्बा जान, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जिन्नात ने मुझे साफ साफ बताया है कि अपने बात को समझा दे।
उसको जिंदगी से प्यार नहीं है। वह नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई दखल दे। हाँ, हम उसकी जिंदगी में दखल नहीं दे रहे हैं, उसने हमारी जिंदगी में दखल दी है। जब तक वह गुलशन के शरीर में है तब तक मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। ये जिंदगी चली भी गई तो कोई गम नहीं, तेरी खुशियां, पर जिंदगी कुर्बान है बच्चे। आप ऐसा ना बोले बाबा, जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। कोई तो होगा जो हमें जिन्नात के चंगुल से आजाद करवाएगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। और शैतान क्या कर लेगा? जिंदगी और मौत देना खुदा का काम है। खुदा पर भरोसा रख। शायद वो डर रहा है, वरना धमकी ना देता। इसीलिए गुलशन के बर्ताव में फर्क आ गया है। खलील की अम्मी बात जहन में साफ होते ही बोल उठी। काफी हैरत में थी मैं जब मैंने सुना कि वह फिर से खाना बना रही है। गोश्त वही खाता होगा। भैरव घाट के बाबा ने तसल्ली दी है तो जरूर इस शैतान को बच्ची का शरीर छोड़कर जाना होगा, तभी तो वह छटपटा उठा है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। सुल्तान ने अपनी बेगम की बात थाम ली। अब आप दोनों घर जाओ, वरना गुलशन फिर भड़क जाएगी। मैं जब तक मुसीबत को जड़ समेत उखाड़ न फेंको, मुझे खाना पीना हराम है। इतना बोलकर सुल्तान वहां से निकल गया। खलील अपने अब्बा को अच्छी तरह जानता था। जब वह कोई बात पकड़ लेते तो तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उसका कोई हल ढूंढ नहीं लेते। आज भी उनकी आंखों में वही आग थी। खलील की अम्मी का हृदय थक से रह गया। वह समझ चुकी थी कि पानी सर पर से बहने लगा है। शाम का वक्त था। जिया काफी हद तक स्वस्थ थी। नर्स अभी अभी इंजेक्शन लगाकर गई थी। मुंह पर से मास्क को हटा लिया गया था। अब अपने सूजे हुए शरीर की उसे परवाह नहीं थी। परवाह ही तो सिर्फ और सिर्फ खलील की थी। उसके चेहरे में छुपे दर्द को जिया ने महसूस किया था। अपने आप को कसूरवार समझने लगी थी। वह जिसको अपनी जान से ज्यादा चाहा था, उसे इस हालात में ला छोड़ा था कि वह पागलों की तरह मारा मारा दर बदर ठोकरें खा रहा था। जिन्नात तो चाहता ही यही था कि खलील और मैं एक हो जाऊं। गुलशन की जिंदगी के बदले मेरा प्यार मिले, वह मुझे मंजूर नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। यह सोचकर जिया ने दादी से कहा, दादी, डॉक्टर से कहो मैं अभी की अभी घर जाना चाहती हूँ। तुझे इस हालत में हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलेगी बेटी। जाना तो होगा, नहीं तो जीते जी मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। दादी ने देखा कि उसकी आंखें भर आई है। रात काफी गहरी थी। हवाएं सहमी हुई थी। कच्ची सड़क पर बहुत ही संभल कर ड्राइव कर रहे अमन ने देखा कि दोनों साइडों पर लगी वृक्षों की लाइन इस तरह से झोली खा रही थी जैसे एक दूसरे से गले मिल रही ना हो। रास्ता अच्छा नहीं था, वरना अमन तो चाहता था कि बार बार मिरर में दिख रहे जिया के मुख कमल को देखा करें। वह बात और थी कि जिया ने उसके प्रेम को ठुकराया था, मगर अमन उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। जिया कुछ सोच में उलझी हुई थी, काफी परेशान थी, और उसके एक कॉल पर अमन चला आया था, क्योंकि इसके प्रति लगाव ऐसा था कि अगर वह जिंदगी भी मान लेती तो खुशी खुशी वह दे देता। और अक्सर हमने देखा है कि जिसके दिमाग में, दिल में प्रेम का भूत सवार होता है, वह किसी और की भावनाओं को समझ नहीं सकता है। अपने मतलब के लिए किसी के दिल को ठेस पहुंचाने या किसी की भावनाओं से खेलने में झिझकता नहीं है, बल्कि जब समझ में आता है कि कोई उससे इस कदर मोहब्बत करता है तो इंसान अपने मतलब के लिए उसे यूज करने तक की धृष्टता करता है। आज जिया ने भी वही किया, मगर अमन इस वक्त जिया के कुछ काम आया। इस बात को लेकर काफी खुश नजर आ रहा था। उसके जहन में पास्ट में डूबे कुछ पलछीन झिलमिल होने लगे। जिया की सादगी पर वह मरता था। काफी दिनों से दिल में उठी बात से जिया को अवगत कराना था। दिन बीत रहे थे। ऐसे उसे लग रहा था वह जिया को कुछ नहीं बता पाया तो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। एक दिन हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी में बैठी जिया के पास जाकर जा बैठा। काफी दिनों से जिया देख रही थी कि अमन हर जगह नजर आता था, मगर उसने कुछ कहा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि काफी लड़के शरीर के बाहरी सौंदर्य के दीवाने हो जाते हैं। वैसे ही अमन भी आकर्षित होगा। जब अमन ने कहा कि जिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, तो जिया ने चेहरे पर रूखापन बनाए रखते हुए कहा, क्या है? प्लीज आप गुस्सा मत होना, मुझे अपनी बात कहने का मौका दो, बोलो। शायद जिया समझ गई थी कि वह क्या बोलने वाला है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, मगर मैं यह नहीं कहता कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। बस तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि कल मेरा ज़मीर मुझे यह न कहे कि तूने अपने दिल की बात जाहिर ही नहीं की थी, और पट्ठा जिंदगी भर तड़प को भुगतता रहा। उस वक्त जिया के मन में खलील था, दूसरे किसी के बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी।
अलबत्त उसने अमन से इतना ही कहा, तुम यह सब बातें छोड़ दो अमन, और पढ़ाई में ध्यान दो, मैं तुम्हारी लायक नहीं हूं। उस वक्त अमन को बहुत ही झटका सा लगा था, मगर वह गम खा गया। आंखें भर आई थी। झिलमिल हो रही भीगी आंखों से जिया को देखते हुए वह बोला था, तुम्हारा कोई दोष नहीं है जिया, मेरी ही किस्मत खराब है। मगर तुम यह मत सोचना कि मेरे दिल से तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं वह खत्म हो जाएगी। नहीं, जब तक सांसें रहेगी यह दिल तुम्हारे नाम से ही धड़केगा। मेरी जरूरत पड़ने पर जब भी पुकारोगी मैं चला आऊंगा, किसी भी वक्त, किसी भी हाल में होऊंगा। न जाने क्यों जिया को भी भीतर कुछ चुभ रहा था, जैसे उसको लगा उसने अमन के मन को ठेस पहुंचाई है। मगर वह क्या करती, उसका दिल भी तो अपने बस में नहीं था, अपने ही दिल पर कंट्रोल नहीं था। एक भी शब्द बोले बगैर वह लाइब्रेरी से निकल गई थी। फिर वह जानबूझकर अमन से नजरें चुराती रही थी, मगर आज हालात ने जिया को उस मोड़ पर लाकर पटक दिया था जहां उसके साथ खड़ा हो सके। ऐसा अमन के अलावा कोई और नजर नहीं आया उसे, क्योंकि दादी ने उसकी बात सुनकर साफ कह दिया था, इस हालत में डॉक्टर उसे छुट्टी नहीं देंगे और ना ही बाहर जाने की इजाजत। शायद डॉक्टर ने खलील को जबान दी थी, जब तक जिया ठीक नहीं हो जाती उसका ख्याल रखा जाएगा। मगर जिया भी अपने प्यार को परवान चढ़ता देख रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए गुलशन को बचाने मैं अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं था। वह चाहती थी उसकी सांस छू दे, तब उसका सर खलील की बाहों में हो, तब खलील के चेहरे पर जिया को बचाने की अदम्य तड़प हो। उस वक्त सुकून से आंखें बंद हो जाएं तो परवाह नहीं थी। पहली कॉल उसने गुलशन की मां को लगाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। सामने से हड़बड़ाई हुई सायरा जी की आवाज आई। मैं जी आंटी जी, कुछ भी करके गुलशन को बचाना चाहती हो, आप मुझे बताएं उस शैतान का पीछा छुड़ाने मैं किसकी मदद ले सकती हूँ। दरी सहमी हुई आवाज में सायरा जी बोली, तू अपनी जान की क्यों दुश्मन बनी है बच्ची, जानबूझकर मौत से उलझना अच्छी बात नहीं है। जिद छोड़ दे, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं खुद हार चुकी हूँ। अपने पति को अपनी नजरों के सामने तड़पता हुआ दम तोड़ते देखा है मैंने, रहने दे उसको, कोई बचा नहीं सकता। जिन्नात से बगावत मतलब जानबूझकर सांप के बिल में हाथ डालना है। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि मैं किसकी मदद ले सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, उस शैतान को मैं उसके शरीर से निकाल कर ही दम लूंगी। मैं उन दोनों की जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। ठीक है, जब तुम मरना ही चाहती हो तो मैं क्या कर सकती हो, सिर्फ बताओ कुछ रास्ता। सुनो फिर, भैरव घाटी पर शिव मंदिर में एक बाबा रहते हैं, काफी सुना है उनके बारे में। किसी औरत से नहीं मिलते वो, मगर तू किसी को साथ लेकर वहीं पहुंच जा, अगर खुदा ने चाहा तो सब ठीक होगा। शुक्रिया आंटी जी। कॉल फोन रखते ही उसने दादी से निगाहें मिलाई। दादी समझ गई थी कि जिया जब अपनी मनमानी पर उतर आती है तो किसी की नहीं सुनती। वह इतना ही बोली, क्या करना है, रात का वक्त है, मैंने दवाई भी ले ली है, अब नर्स आने वाली नहीं है। फिलहाल मेरी बेड पर आप लेट जाना दादी, मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगी। दादी ने उसका फोरहेड चुमा। मेरी बच्ची खुद को संभालना, मैंने अमन को फोन कर दिया है, आता ही होगा। बहुत अच्छा लड़का है, उसे आज भी नहीं आने देगा, उसे अच्छी तरह मैं जानती हूँ। दोनों बात कर रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो आ गया दादी, आप संभाल लेना, अब डॉक्टर को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द लौटूंगी। हॉस्पिटल के सामने अमन ने कार रोकी। उसका दिल धाड़ धाड़ करके पसलियों से टकरा रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया ने आखिर उसे हॉस्पिटल क्यों बुलाया है। जब अपना मुंह बांधकर जिया को हॉस्पिटल से निकलते देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके शरीर में काफी बदलाव नजर आए, वह बहुत जल्दी में थी। चलो अमन, भैरव घाट पर चलना है। भैरव घाट पर इस वक्त अमन ने चमकते हुए पूछा, क्या बात है, मैं जान सकता हूँ जिया, मेरा शिव मंदिर के बाबा से मिलना जरूरी है, वह किसी औरत से नहीं मिलते, इसके लिए तुम्हें साथ लेना जरूरी था। रात का वक्त था, मुझे अकेले वहां जाना ठीक न लगा। उसने अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटा लिया। तुम इतनी मोटी कैसे हो गई, तुम्हारी आंखों में बहुत सूजन लगती है। उसकी फिक्की हंसी अमन को चुभ रही थी। कोई तो बात थी जो वह छुपा रही थी। थोड़ी सेहत खराब थी, फिक्र ना करो, अब ठीक हूं मैं। अमन ने उसके मन को ज्यादा कुरेदना ठीक ना समझा। तेजी से कार भैरव घाटी की तरफ भाग रही थी। बहुत कम लोग इस रास्ते पर गाड़ी से आते थे, इसलिए रास्ता ठीक नहीं था।
सलीके से अमन ड्राइव कर रहा था। जिया के करीब बैठकर आज उसका मन रोमांच से भर गया था। पूरे शरीर में हल्की सी सिरहन दौड़ी थी। ऐसी क्या बात है जो शिव मंदिर के बाबा से इतनी रात को मिलना जिया ने जरूरी समझा? किसी बात को लेकर वह परेशान थी। अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको पूछे। किसी के पर्सनल मैटर में दखल देना ठीक भी तो नहीं था। चिंताओं ने उसे घेर रखा था, मगर मन में उठे ख्यालों को रौंदकर वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 10 मिनट बाद दोनों भैरव घाट पर थे। साइड पर गाड़ी पार्क करके वह नीचे उतरा। तेजी से कार का दूसरी साइड का गेट खोला। जिया संभल कर नीचे उतरी। शरीर टूट रहा था, उसे नजरअंदाज करती रही। शिव मंदिर यहां से कुछ दूरी पर है। गाड़ी पर हमें चलकर जाना होगा। अंधेरा है, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देता हूं। ठीक है, चलते हैं। रास्ता सही नहीं है, चलने में परेशानी होगी। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। एक भी शब्द बोले बगैर जिया ने अमन का हाथ पकड़ा। हवाएं तेजी से चल रही थी। छोटे छोटे वृक्ष ऐसे लहरा रहे थे जैसे नर कंकालों को कोई हवा में लहरा रहा हो। कुछ ही दूर चले थे कि एकाएक रास्ते में कोई बड़ा सा भारी कद का पक्षी अपने पंख फड़फड़ाए कर उड़ा। ओह हाँ, जिया की जान निकल गई, होश ही उड़ गए। अमन संभल गया था। शायद वह पहले से ही तैयार था। जानता था कि रात के वक्त कहीं भी कुछ भी अचानक हो सकता है। कहीं दूर तक जंगलों में भेड़ियों की आवाज में गूंज रही थी। निशाचर पक्षी दोनों के कदमों की आहट सुनकर शोर मचाए हुए थे। कौवे जैसा एक काला पक्षी था जो बिल्कुल ही दोनों के साथ ऊपर उड़ रहा था। उसकी कर्कश आवाज डरा रही थी। तेजी से चलते हुए दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। थकान से जिया का बुरा हाल था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। मंदिर के आगे एक चौखट बनी हुई थी। आसपास तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। रात रानी की खुशबू महक उठी थी। पीपल के नीचे एक समथल पत्थर पर बाबा समाधि में बैठे थे। जिया को वहीं बैठने का इशारा करके अमन बाबा के पास गया। अमन का मन बिल्कुल शांत हो चुका था। काफी सुकून मिला उसे यहां आकर। बाबा के शांत तेजोमय चेहरे को देखते हुए अमन ने 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किए। बोला, क्षमा करना बाबा, मैं आपकी स्थित प्रज्ञता को तोड़ने की गुस्ताखी कर रहा हूं। वह लड़की आपसे बात करना चाहती है। बाबा का हाथ हवा में उठा था। उनकी आंखें बंद थी। अमन हैरान था। इस ज्ञानी पुरुष की दृष्टि असीमित थी। बैठे बैठे ही दूर तलक देख सकता था वह। उनके होठ फफड़े। तुम लोगों से पहले एक इंसान यहां आकर गया है। वाकया यही था। मैंने अपना काम तो उसी दिन से शुरू कर दिया। दूर बैठकर भी बाबा की आवाज को साफ सुन रही थी। काफी खतरनाक हो चुका है वह। मैं समझ गया हूं, दिन ब दिन वह उस लड़की को अपनी ओर खींच रहा है। पूरी तरह उस पर कंट्रोल कर चुका है। अपनी दुनिया में ले जाने के लिए उतावला हो गया है। उसकी इस मंशा को सफल होने नहीं दूंगा मैं। उसके लिए मुझे उसके भूतकाल में तह तक जाना पड़ा। जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव में फार्म हाउस पर इकबाल रहता था। जिन्नात उसका दोस्त हुआ करता था। एक रात इकबाल की बीवी पर बुरी नीयत डाली। उसी रात को इकबाल और उसकी बीवी ने मिलकर उसे छत पर से नीचे फेंक दिया। तड़प पकड़ वह मर गया था। किसी को इस बात की भनक तक न लगे, इसलिए दोनों ने मिलकर खेत के पिछले हिस्से में रातों रात गड्ढा बनाकर उसे दफना दिया। रूह तो तभी शरीर से अलग हो गई थी जब वो मरा था। अपने घर और खेतों में अभिमंत्रित कीले लगवा दी, जिससे उसकी आत्मा भटकती हो तब भी इस इलाके को छोड़कर चली जाए। किले सिर्फ इसलिए लगवाई गई थी कि रूह कहीं भी हो हमला न करे, क्योंकि रूह को कैद करना उनके बस की बात नहीं थी। वही हुआ था। जिन्नात स्कूल के पीछे रहे बंद कमरे में रहने लगा, जो पहले से पोस्टमार्टम रूम हुआ करता था। मौका देखकर इकबाल और उसकी बीवी को बुरी मौत मारा उसने। अब तुम दोनों को किसी भी हाल में वहां पहुंचना जरूरी है। हो सके तो इसी रात में। कहां जाना होगा हमें? अमन ने पूछा। जोधपुर जिले के एक छोटे से लखनपुर गांव में जाना है। अमन एकचित होकर बाबा की बात सुनी। उसकी समझ में अब कुछ कुछ आ रहा था। मगर हम लोग कहां ढूंढेंगे? उसको कहां दफनाया गया है? बाबा ने सफेद कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज अमन के हाथ में थमा दी। इसे रख लो, लखनपुर गांव जाकर जमीन पर रख देना। ये खुद तुम्हें अपनी मंजिल पर ले जाएगा। जान सकता हूं यह क्या है। अमन का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। घबराओ मत, कनकों में भिगोया हुआ नींबू है। अभिमंत्रित है तो उसकी करामात तुम देखोगे। कब्र पर पहुंचकर हमें क्या करना है? पहले तो एक साफ जगह देखकर नई कब्र बनानी है। नई कब्र क्यों?
क्योंकि जहां उसे दफनाया गया है वहां उस पर मिट्टी डालते वक्त उन दोनों ने अनजाने में सूअर की हड्डियां उसकी बॉडी पर डाल दी थी, जिसकी वजह से वह काफी तकलीफ में है। सिर्फ उसके कंकाल को निकालकर दूसरी कब्र में दफनाना है। संभल कर ऊपर की एक भी हड्डी उसकी कंकाल में मिले न उस बात का ख्याल रखना है, वरना वो तुम दोनों को भी वहीं खत्म कर देगा। ठीक है, हम चलते हैं। लखनपुर जल्द पहुंचना भी है। याद रहे, इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कभी भी वो आ धमकेगा, उससे कैसे बचना है वो तुम जानो। मैं बस इतना कर सकता हूँ, ये लो, कहकर बाबा ने अमन को पंचधातु की 2 अंगूठियां दी। इसे तुम दोनों अपनी अपनी उंगली में धारण कर लो। तुम दोनों पर वह वार नहीं कर पाएगा। ठीक है बाबा, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। जाओ और अपने कार्य में सफल हो। एक आवेगमय आदेश था, फिर वही अवस्था में लीन हो गए बाबा। जिया ने चुपचाप सारी बातें सुनी थी। वह जानती थी कि बाबा ने उसकी हाजिरी को भांप लिया था। शायद परिस्थिति की गंभीरता वह समझ गए थे। अमन अपने पास एक ही रात है। इसी रात में लखनपुर पहुंचकर कार्य पूर्ण करना है। काफी तेजी से दोनों पार्क की हुई गाड़ी की ओर ढलान उतरने लगे। जिया अपने दुख को भूल चुकी थी। उसे याद था तो बस इतना ही कि जिन्नात को अपने मकसद में वह कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। शाम का वक्त था। सुल्तान के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसे लग रहा था कि खलील की परेशानी का हल ढूंढ निकालेगा, मगर उसकी यह सोच बचकानी साबित हुई थी। खलील ने जब उसे आगाह करते हुए कहा कि आप जिन्नात के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे और मैं आपको खोना नहीं चाहता, तब सुल्तान अपने आप को कितना लाचार समझने लगा। चाहकर भी वह बेटी की मदद नहीं कर सकता था। हर एक कदम पर जिन्नात निगाहें गड़ाकर बैठा था, मगर फिर भी सुल्तान को खलील की बात अच्छी नहीं लगी। अपने खून को इस तरह हालात से जूझता हुआ सुल्तान नहीं देख सकता था। फिलहाल उसने खलील की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। मन ही मन वह चाहता था कुछ तो जरूर करना है, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इस जिन्नात को गुलशन के शरीर से अलग करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि अभी गुलशन के कमरे का नजारा देखकर आई उनकी बेगम ने बताया, पूरा कमरा उत्तर की खुशबू से महक रहा है। जमीन पर दस्तरखान बिछाया गया है। सुराही में गुलाब जल रखा है, पानी का एक बड़ा जग भी। एक थाली में गोश्त की तरकारी परोसी गई है, नमक की घुड़ सब रखा है, और दस्तरखान पर गुलशन नजरें झुकाकर इंतजार कर रही है। बेगम की बात सुनकर सुल्तान से रहा न गया। वह घर से बाहर निकल गया। परेशान सा खलील इस वक्त अम्मी के पास बैठा था। वह नहीं चाहता था कि अम्मी जान किसी बात को दिल पर ले। उनका दिल बहुत ही कमजोर था। खलील समझ गया था गुलशन को छेड़ने का मतलब था अपनी ही जान अपने ही हाथों से गवा देना। अब वह हार गया था। शायद अपनी किस्मत में यही लिखा था। गुलशन का होकर भी वह उसका नहीं था, और जिया उसकी होकर भी उसके साथ नहीं थी। सर भारी हो गया था, थकान महसूस हो रही थी। खलील ने अम्मी जान के अंक में अपना सर रख दिया। गहरी सोच में डूबी उसकी मम्मी खलील को सहलाती रही। परेशान मत हो बेटा, अल्लाह कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। उस पर यकीन ना होना अच्छी बात नहीं। दुनिया में शैतान है, उसका मतलब यह नहीं है कि शैतान पर किसी का बस नहीं। उसकी भी मर्यादाएं होती है, कुछ ना कुछ उसकी भी कमी होगी। खुदा की बनाई सल्तनत पर वह अपनी मर्जी के मुताबिक बुराइयों का ढेर नहीं लगा सकता। उस पर भरोसा रख मेरे बच्चे। 2 हाथ जोड़कर उससे मदद मांग, जैसे नमाजों में मैं सबकी हिफाजत मांगती हूँ। अम्मी जान की बात सुनकर खलील का मन हल्का हो गया था। सुल्तान कुछ कदम ही चला था कि एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया। उसने 4 किले देते हुए कहा, ये किले अपने घर के चारों कोनों पर लगा दो। फिर एक छोटी सी प्लास्टिक बैग आगे करते हुए कहा, इसमें जो दाने हैं उनको अपने घर के हर कमरे में बिखेर देना। याद रहे, एक भी दाना घर से बाहर गिरे। ये सब तुम्हें किसने दिया? सुल्तान ने चरवाहे को पूछा। शीश सब। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। उसका अंदाज ऐसा था, सुल्तान जैसे ठिठक गया। देखते ही देखते चरवाहा गायब हो गया। उसने सरसों के दाने वाली प्लास्टिक बैग को घर में ले जाकर अलमारी में रखा। हथौड़ी ढूंढकर वह सीधा चुपचाप बाहर आ गया और तेजी से घर के पिछले हिस्से की तरफ भागा। पिछले हिस्से के एक कोने पर उसने कील ठोकना आरंभ कर दिया। अपना काम तेजी से कर रहा था, फिर भी लगातार वह इधर उधर देख रहा था।
उसका मन बहुत उचाट में था। दूसरी कील दरवाजे के राइट कोने पर ठोकने लगा। हथौड़ी की आवाज गूंज रही थी। खलील दौड़ता हुआ बाहर आया। अब्बा, क्या है यह सब? खलील की आंखों में साफ साफ खौफ महसूस हो रहा था। अब्बा, प्लीज आप रहने दें, कुछ ना करें। सुल्तान ने खलील के सामने आंखें तरेरी और चुप रहने का इशारा दिया। खलील अब्बा के मन का इरादा भाग गया था। वो जानता था अब्बा के इरादों को बदलने का मतलब था पहाड़ को अपनी जगह से हिलाना। सुल्तान जब घर के लेफ्ट कॉर्नर पर कील ठोकने लगा, तब एक दर्दनाक चीख सुनकर बाप बेटे दोनों का कलीजा जैसे निकल गया। चीख अपने कमरे से आई थी। सुल्तान ने चीखते हुए कहा, जा अपनी मां को संभाल, आखिरी कील ठोक कर मैं आता हूं। अब्बू पर धुआं पुना सा होकर खलील मां के कमरे की ओर भागा। सुल्तान की सांसें तेज हो गई थी। वह समझ गया थी जिन्नात ने अपनी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया है, और तब सुल्तान जान की बाजी तक लगाने को तैयार था। चीख सुनते ही खलील की मानो जान निकल गई। ऐसे हालात में अम्मीजान को अकेले छोड़ने पर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वैसे भी वो सारा रात जान चौकी थी। यकीनन उनके दिमाग में खलबली मची हुई होगी। जिन्नात का हमला उन पर नागवार गुजरेगा। खलील मानो उनके कमरे में ऐसे आया जैसे कोई छलावा। कमरे में अम्मीजान को न पाकर सख्ती से उसके जबड़े भींच गए। कहाँ गई अम्मी? चीख तो इसी कमरे में गूंजी थी। खलील का दिल धाड़ धाड़ से बज रहा था। खुद को उसने इतना परेशान कभी नहीं पाया था। बस एक पल के लिए ठिठका था वो। कुछ सोचा, दूसरे ही पल फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने वाली सीढ़ियां पर तेजी से भागा। गुलशन के शरीर पर हावी जिन्नात। अम्मी को किस कमरे में ले गया होगा खलील के लिए, वह तारना मुश्किल था। ऊपर आमने सामने 2 कमरे थे। अनायास ही कुछ सोचकर उसने राइट कमरे के डोर को हल्की सी झुंबिश दी। सामने ही एक बड़े मखमली सोफे पर खलील की मम्मी आराम से बैठी हुई थी। आजा मेरे बच्चे, इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, तुम यहाँ पर? मैंने तो। तुमने क्या? बेटे, गुलशन वाले कमरे मैं अचानक में गई तो वहां कहीं मुझे गुलशन नजर नहीं आई। वैसे भी तुम दोनों बाप बेटे की बात सुनकर मैं काफी परेशान थी। ऊपर से गुलशन को ना देखकर मेरा सिर फटने लगा। गुलशन को ढूंढती हुई मैं ऊपर चली आई। इधर उधर दोनों कमरे में देख लिया और वह कहीं न मिली। आखिर थकान की वजह से बैठ गई यहाँ पर मुझे बोल देती माँ, तुम क्यों इधर उधर भागी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर तुम कह रही हो गुलशन अपने कमरे में नहीं थी, तो फिर? समीर आगे की बात मन में ही खटक गया, क्योंकि उसको लगा अम्मी कहीं डर न जाए। तो फिर क्या मेरे बच्चे? कुछ नहीं माँ, तुम नीचे चलो, उसको मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हें एक बात बतानी है बेटे। क्या बात है? बोलो। तुम्हारे अब्बा जी को मना करने के बावजूद वह जिन्नात के खिलाफ जालसाजी कर रहे हैं। नतीजा यह निकला है कि गुलशन गायब है। खलील को अब्बा जान का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर नाराजगी छा गई। मेरे बच्चे, मैंने भी उनको मना किया था कि तुम अब इस लफड़े में मत पड़ना, इससे दूर रहकर अपनी जान बचाना, मगर उन्होंने मेरी एक न मानी। कुछ किले अभिमंत्रित करके ले आए और अपने मकान के कोने कोने में लगाने लग गए हैं। दूसरी एक प्लास्टिक बैग में अभिमंत्रित सरसों के दाने हैं, जो उन्होंने फ्रिज के ऊपर या फिर अलमारी में रखी है। तो एक काम कर मेरे बच्चे, बात आगे बढ़े और मामला अपने हाथ में ना रहे, उससे पहले वह प्लास्टिक की थैली को बाहर फेंक दे। ठीक है माँ, वह मैं फेंक देता हूँ, मगर तुम मेरे साथ नीचे चलो। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, मेरा हाथ पकड़ लो तुम। खलील अम्मी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतारने लगा। काश उसने ठीक सामने वाले कमरे में देखा होता है। उसको इतनी बात समझ में आ जाती कि फिलहाल हम जिन्नात के साए में हैं, तो पूरा माजरा समझ में आ जाता। जिन्नात ने उसके साथ गेम खेला था। अम्मी को नीचे अपने कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। तभी उसकी नजर अलमारी में रखी प्लास्टिक बैग पर गई। तपाक से उसने वह बैग उठा ली। हाँ, वही है, उसे बाहर कचरे में डाल दो। जब खलील प्लास्टिक की छोटी बैग को लेकर कमरे से बाहर निकला, तब अम्मी जान की आंखों में गजब की चमक उमड़ आई थी। काश उस वक्त एक नजर से उसने अपनी मां का चेहरा देखा होता। अलबत्त वह जिन्नात से टकराव नहीं चाहता था, इसीलिए उसको अब्बा की हरकतें खटकने लगी थी। अब बाकी समझ में कुछ आए उससे पहले वह इस प्लास्टिक बैग को गून कर देना चाहता था। जैसे ही वह मेन डोर तक पहुंचा, उसने सामने सुल्तान खड़ा था। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। अब्बा, खलील का हाथ कांपने लगा था। सुल्तान की नजर उसके हाथों में जकड़ी हुई
प्लास्टिक बैग पर थी। तुझे क्या लगता है तुम लोगों को खतरे में डालने के लिए मैं यह सब कर रहा हूं? सुल्तान के शब्द जैसे आग उगल रहे थे। बोला, अगर कुछ भी ना किया तो वह गुलशन के साथ साथ हम सबको ले जाएगा। मैं बस मेरे परिवार की हिफाजत कर रहा हूं, फिर चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। खलील की आंखें बरस पड़ी कि तभी ठीक उसके पीछे गुलशन ठाका लगाकर हंस रही थी, अपने दोनों हाथों से तालियां बजा रही थी। खलील ने गुलशन को देखा। उसने एक ही झटके से खलील की गर्दन दबोच ली। सुल्तान चीखा था, अपने हाथ वाली प्लास्टिक बैग मुझे दे दो। खलील ने छटपटाते हुए, पैरों को पटकते हुए छोटी सी बैग को सुल्तान की ओर फेंका। सुल्तान ने उसमें से कुछ दाने फर्श पर बिखेर दिए। तभी गुलशन खलील को छोड़कर पीछे हट गई और वह खड़ी दीवार पर चलने लगी। दीवार पर चलते हुए देखकर खलील की आंखें फटी सी रह गई। गुलशन ने इस तरह खलील को देखा जैसे अब वह सीधे चैलेंज दे रही थी। सुल्तान बेग में मौजूद बाकी दानों के साथ सभी कमरों में घूम गया, फिर तेजी ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। खलील की अम्मी बेहोश होकर बेड पर लुढ़क गई थी। बहुत ही शातिर दिमाग पाया था उसने। गुलशन को ऊपर के एक कमरे में धर दबोचा। खलील की अम्मी के शरीर का सहारा लेकर सुल्तान को ध्वस्त करने उसने अपनी चाल चली थी। एहन वक्त पर खलील के सामने सुल्तान प्रकट न हुआ होता तो जरूर जिन्नात कामयाब हो जाता। अपनी बाजी पलटते देखकर वो क्रोधित हो उठा। वैसे जिन्नात दुगनी चाल चल रहा था। अपनी वैश्य ताकत और दरिंदगी के आगे दोनों बाप बेटे को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। ऐसे ख्याल से बार बार चाल बदलकर वह सामने आ रहा था। जब उसकी चाल धरी की धरी रह गई तो वो और अधिक आक्रामक हो गया। एक ही झटके से उसने खलील की अम्मीजान का बदन छोड़ दिया था। खलील की अम्मी को इतना भारी धक्का लगा कि वह बेड पर गिरते ही बेहोश हो गई। तभी उनके सामने गुलशन को लेकर वह छलावे की तरह उपस्थित हुआ था। खलील को गर्दन से जकड़ लिया, फिर भी उसने सरसों के दाने वाली छोटी सी प्लास्टिक बैग सुल्तान को थमा दी थी। सुल्तान ने फर्श पर जैसे ही सरसों के दाने बिखेर दिए, जिन्नात चौकन्ना हो गया था। बेहूदे जानवर की तरह वह दीवार चढ़ने लगा था। अपने हाथ और पैरों की मदद से ऐसे चल रहा था मानो कोई खूंखार भेड़िया अपनी जान बचाकर दीवार के सहारे भाग रहा हो। सुल्तान और खलील ने ऐसा मंजर देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसका पेचुइन की तरह मुड़कर उभरा था। उसका मुंह भी सीधा था। पीठ का भाग नीचे होने के बावजूद गुलशन तेजी से दीवार पर इधर उधर छलांग लगा रही थी। तू मुझसे जीतने की उम्मीद मत रख, वह एक अलमारी के ऊपर बैठकर बोली थी। उसके मुंह से मर्दानी आवाज निकल रही थी। वैसे तो मैं मेरी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। तुम लोग जो नहीं मानोगे तो उसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अब्बा, तुम इसकी बातों में मत आओ। जाओ, इन सरसों के दानों को सभी कमरों में बिखेर कर अपना काम पूरा करो। ये हमको बातों में उलझाकर फिर से कोई नई चाल न चल दे। रात हो चुकी थी। धीमे धीमे अंधेरा बढ़ रहा था और अंधेरों में आग से बने जिन्नातों की ताकत दुगनी हो जाती है। सुल्तान इस बात को अच्छी तरह जानता था। फिरकनी की तरह घूमकर वह तेजी से सीढ़ी चढ़ गया। खलील ने बस एक नजर सुल्तान को देखा था। दूसरे ही पल वह चौंक गया। गुलशन कमरे में कहीं नहीं थी। एक पल में वह कहां गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? खलील के बदन में खौफ की सिरहन दौड़ गई। सुल्तान को आगाह करता उससे पहले एक बड़ा धमाका हुआ। उसने देखा जैसे बिजली सी कौंधी थी। सुल्तान सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आकर गिरा। पूरे शरीर में काफी चोटें आई थी। सर पर लगा था, खून काफी बह रहा था। हुआ यूं कि ऊपर चढ़कर सुल्तान ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, वैसे ही गुलशन की एक जबरदस्त ठोकर से दरवाजा सुल्तान के साथ सीढ़ियों पर गिरा था। अब्बा जान! खलील सुल्तान को गिरता देखकर तड़प उठा था। दौड़कर उसने सुल्तान को संभाला। सुल्तान की किस्मत अच्छी थी, वरना इस बार से उसका बचना नामुमकिन था। सीढ़ियों के उपले छोर पर गुलशन ठाका लगाकर हंस रही थी। सुल्तान की आंखों में गुस्सा उतर आया था। कराहता हुआ वह खड़ा हो गया। खलील ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या करना चाहते हो अब्बा? यह मार डालेगा, खून सवार है इस पर, सुल्तान ने धीरे से कहा। वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरे बच्चे, बस तू देखता जा। इतना कहकर सुल्तान ने वह छोटी सी प्लास्टिक बैग से कुछ दाने अपनी मुट्ठी में ले ली और वह पूरी ताकत लगाकर सीढ़ी पर कूदा। कुछ हद तक ऊपर चढ़कर सुल्तान ने सरसों के दाने गुलशन की ओर उछाल दिए थे। सुल्तान के इरादे को जिन्नात पहले से भांप गया था। सरसों के दाने हवा में उछलकर सीढ़ियों पर बिखर गए। गुलशन छलावे की तरह अपनी जगह से गुम हो गई थी।
हैरान परेशान और बावला सा होकर सुल्तान इधर उधर देखने लगा। वह अच्छी तरह समझ गया था, ऊपर जाने का मतलब था जिन्नात के झांसे में फंस जाना। चेहरे पर उलझन के भाव लिए सीढ़ी पर सुल्तान ठिठक गया था कि तभी खलील और सुल्तान के चेहरों पर रोशनी छा गई। वजह थी बंगले के मेन डोर से प्रवेशने वाला काली कमली वाला एक बूढ़ा। उसका चेहरा देखते ही सुल्तान उछल पड़ा था। बाबा, आप यहाँ? सुल्तान काफी भाव विभोर हो गया। खुशी और आश्चर्य उसके लफ्जों में उभर आया। हाँ, मुझे आना पड़ा। मैं देख रहा था कि इस दरिंदे ने काफी परेशान कर रखा है तुम लोगों को। इसके जुल्म देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि कहीं यह तुम्हारे परिवार में से किसी की जान ना ले ले। मगर अब शैतान की कहानी खत्म, उसके वैसी जुल्मों का अंत। आओ बच्ची के कमरे में बैठकर उसे मेरी ताकत का परचम दिखाता हूं। कहता हुआ काली कमली वाला बाबा गुलशन के कमरे में प्रवेश कर गया। उसके पीछे पीछे सुल्तान और खलील भागे। खलील ने सुल्तान को रोकते हुए कहा, अब्बा जान, अम्मी, माई की फिक्र ना करें। उस कमरे में सरसों के दाने बिखरे हुए हैं, वहां पैर रखने की उसकी मजाल नहीं है अब। लेकिन बच्ची के कमरे में बुलाने पर उसको आना होगा। बाबा पालथी मारकर बैठ गए थे। उनके माथे पर भभूति लगी हुई थी। खुले पेट पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। लंबी घनी दाढ़ी और सर के बाल। कोई महान तपस्वी की छवि उनमें नजर आ रही थी। खलील और सुल्तान भी पालथी मारकर उनके अगल बगल बैठ गए थे। पूरा खंड बाबा के मुख से निकलने वाले मंत्रों की गूंज से भर गया था। कुछ ही पल बीते कि दरवाजे में गुलशन नजर आई। उसकी आंखें सुर्ख थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वह बाबा को घूर रही थी। इधर आकर बैठ जा यहाँ पर। बाबा के हुक्म से उसका पूरा बदन कांप गया। गुलशन रोने लगी, दो हाथ जोड़कर गिराने लगी। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं कैद होना नहीं चाहता हूँ। चला जाऊंगा इसे छोड़कर। नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू यहां से जाकर फिर किसी और को पकड़ लेगा। तेरा जमीन पर रहना ठीक नहीं है। बाबा ने अपने मंत्रों की गूंज तेज कर दी। साथ ही उन्होंने एक छोटी सी पोटली से कांच की एक बड़ी बोतल निकालकर सामने रख दी। सरसों के वही दाने फिर से अभिमंत्रित कर करके गुलशन के सिर पर डाले। गुलशन काफी मचल रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी पूरी बॉडी को उछाल उछाल कर फर्श पर पटका। खलील और सुल्तान अवाक होकर गुलशन की दयनीय हालत पर तरस खाकर देख रहे थे। कुछ कर भी तो नहीं सकते थे वे। जो करना था बाबा को करना था। तकरीबन 5 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक गुलशन स्थिर हो गई। उसके बदन से धुआं निकला और बोतल में समाने लगा। सारा धुआं बोतल में समा गया कि तपाक से बाबा ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और अपनी जगह से उठते हुए बोले, चलो मेरे साथ। इसे किसी वीरान जगह पर दफन करना होगा, जहां किसी इंसान को भनक तक न लगे। एक पल की विदेरी के बगैर खलील ने गाड़ी निकाली। अब्बा, आप मम्मी के पास रुक जाओ। मैं इस बोतल को जमीन में गाड़कर वापस आता हूं। सारा मामला ठीक हो गया है। ये बात समझ में आते ही सुल्तान ने हामी भरी। खलील बाबा को लेकर तेज रफ्तार से भागा। सुल्तान गुलशन के कमरे में आया। अपनी जगह पर बैठी गुलशन किसी अजनबी की भांति कमरे का जायजा ले रही थी। सुल्तान को देखकर बोली, अब्बा जान, खलील कहाँ? गुलशन को अपने ओरिजिनल रूप में देखकर सुल्तान की आंखें झिलमिला उठी। बड़े प्यार से उसने कहा, कुछ काम से खलील बाहर गया है बच्ची। तुम्हारी सासू माँ बहुत याद कर रही है तुझे। गुलशन में ससुर की बात सुनकर जान आ गई। सारी उलझन को ताक पर रखकर तेजी से उठकर वह सासू माँ के कमरे में भागी। रात काफी हो चुकी थी। ठंडी हवाएं अपना असर दिखा रही थी। फिलहाल उसका कोई असर खलील को नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त गड्ढा खोदने में लगा था। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर खलील बाबा की एक एक बात का अनुसरण कर रहा था। वो जानता था कि गड्ढा खोदना होगा, इसलिए याद करके निकलते वक्त फावड़ा उसने गाड़ी में रख दिया था। फावड़े के कारण ही खलील गहरा खड्डा बना पाया। अब ठीक है, बोतल को संभाल कर अंदर रख दो और मिट्टी डालकर गड्ढा भर दो। खलील ने वैसा ही किया। कार्य पूर्ण होते ही दोनों वहां से चुपचाप निकल गए। बाबा ने रास्ते में ही सूचना दे दी थी कि काम खत्म होते ही एक भी लफ्ज बोले बगैर वहां से निकल जाना है। रास्ते में घाटी के पास बाबा को छोड़ देना है। इसलिए खलील तेजी से गाड़ी के पास आ गया। बाबा भी आकर गाड़ी में बैठ गए। खलील ने अपनी सीट संभाली। तब उन दोनों को पता नहीं था
एक किसान गाड़ी को इस वीरान जगह पर रोकते देखकर जिज्ञासावश वहां एक घने पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। जब ये लोग वहां से निकल लिए तो उसने अपने कदम उस जगह की ओर बढ़ाए जहां खलील ने अभी अभी जिन्नात को गारा था। रात स्तब्ध थी। एक लंबी दूरी तय करके जिया अमन के साथ लखनपुर पहुंचने वाली थी। लखनपुर 1 किमी दूर था। जिया कार की सीट पर ही बैठे बैठे सो गई थी। ड्राइविंग करते वक्त अमन उसके मासूम चेहरे को बार बार सेंटर मिरर से देख रहा था। कितनी मासूम थी वो, उसकी जुल्फे घोड़े चेहरे पर उलझी हुई थी। अस्पताल से खलील और गुलशन के लिए भागी थी। जिया नहीं चाहती थी कि खलील को इस बात का पता चले। खलील उसको ऐसी हालत में बाहर जाने ही नहीं देता। एक डर और भी था, कहीं जन्नात चौकन्ना हो गया तो। जिया देर रात तक बैठी रही थी। उसने बार बार अमन से माफी मांगी थी। उसने अमन का दिल दुखाया था और किसी के दिल को दुखाने से बड़ा गुनाह दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा जिया अपने टूट रहे लफ्जों में कह रही थी। प्लीज जिया, आप सो जाओ। लखनपुर आते ही हम आपको नींद से जगा देंगे। उसने अपनी समंदर से भी गहरी आंखें अमन पर टिकाए। पता है अमन, हमारी लाइफ में खलील ना होते तो हम आप पर जान कुर्बान कर देते। जिया ने भावुक होकर इतना कहा था। अमन का दिल मानो तर हो गया। बस मुझे सब कुछ मिल गया जिया, अमन बोला था। मुझे रब से या आपसे कोई शिकायत नहीं। अब आपके दिल में जरा सी जगह पाली, उससे बड़ी दौलत हमारे लिए कोई नहीं है। अब जिंदगी आसान हो गई। प्लीज आप सो जाओ। अमन ने बिना झिझक जिया की आंखों पर हाथ रखा। जिया ने पलकें झुका ली थी। जिया की नजदीकियां से अमन को सुकून मिला था। जिया का मासूम चेहरा आंखों में भर लेने के लिए ही अमन ने उसे सुला दिया था। जिया को जी भर के देख देख कर वह लखनपुर पहुंच गया। मालूम ना पड़ा, उसको लखनपुर की दूरी बहुत कम लगी। लखनपुर प्रवेश करते वक्त रोड साइड पर आसपास बहुत से फार्म हाउस थे। गाड़ी को एक जगह पीपल के पेड़ तले रोका उसने। जिया का हाथ पकड़कर चुपकिदी से जगाया। हड़बड़ाकर जिया उठ गई। वह कुछ बोलना चाहती थी मगर अपने होठों पर उंगली रखते हुए अमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कार के छोटे से लॉकर में रखा अभिमंत्रित नींबू संभालकर जिया ने निकाला और गाड़ी से बाहर निकलकर अमन के हाथों में नींबू थमा दिया। दोनों की नजरें मिली। आंखों से ही आगे बढ़ने दोनों सहमत थे। जैसे ही जिया ने कपड़े में लिपटे हुए नींबू को खुला करके जमीन पर रखा तो वह तेजी से भागने लगा। हैरानी की बात वही थी कि नींबू उसी फार्म हाउस की ओर बढ़ गया जहां इस वक्त दोनों खड़े थे। अमन जिया का हाथ पकड़कर नींबू के पीछे भागा। शिकायत अब खलील को किसी से नहीं थी। बाबा ने अपना काम निस्वार्थ भावना से किया था। हैरान था वो कि कितने कम लोग ऐसे हैं जो बिना कोई मतलब के लोगों को जिंदा रखते हैं। बाकी कुछ लोग तो जिंदगी छीन लेने में काफी माहिर होते हैं। रास्ते में बाबा ने उसे कुछ खास बातें ध्यान में रखने की सलाह दी, जिसमें सबसे अहम बात यही थी कि कुछ भी हो जाए आज रात किसी को घर से बाहर निकलना नहीं है। कभी भी बीती बातों का जिक्र बच्ची के सामने करना नहीं है। खलील ने समझ लिया। बाबा को घाटी के पास उतार कर वो घर आया। सुल्तान और खलील ने आंखों से ही बात कर ली। सब कुछ सही ढंग से हो गया है, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुलशन अपनी सास की गोद में सर रखकर सोई थी। खलील ने देखा कि गुलशन के बालों को सहला रही अम्मी के चेहरे पर वात्सल्य की असीम बौछार छलक रही थी। सुल्तान ने राहत की सांस ली। खलील एक बड़ी लड़ाई लड़कर आया हो ऐसे सोफे पर बैठ गया। सुल्तान को सर में पट्टी बंधी हुई थी। शायद अम्मी ने धाव साफ करके पट्टी बांधी होगी। अब्बाजान, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। बरखुरदार आर्मी के जनरल रह चुके हैं। हमारा मनोबल चट्टान की तरह है और दुश्मन को धूल चटाना अच्छी तरह जानते हैं। खलील अब्बाजान का हौसला देखकर शर्मा गया। हम परेशान थे आप तीनों के लिए। वो कहीं आप में से किसी को नुकसान पहुंचाता तो खुद को माफ नहीं कर पाते। वो अब दफन हो गया है। सारा किस्सा एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दो मेरे बच्चे। अपनी जिंदगी गुलशन के साथ नए सिरे से शुरू करो। वादा करो कि इस घिनौने घटनाक्रम को भुला दोगे। कभी भी बहू के सामने इस बात का जिक्र तक नहीं करोगे। औरतों का दिल बहुत कमजोर होता है बेटा, खलील की अम्मी जान कह रही थी। गुलशन पर जो बीती है वो उसके लिए कलंक था। कभी तुम उसके गहरे जख्मों को कुरेदना मत। जाओ, अब बहू को उठाकर अपने कमरे में ले जाओ और वह जिंदगी जो जिसके ख्वाब तुम दोनों ने देखे हैं। अब्बाजान की बात सुनकर खलील ने छोटे बच्चे की तरह गुलशन को उठा लिया। उसके चेहरे पर सुकून के आसार थे। हल्की सी मुस्कान थी।
होठों पर इस तरह कंपन हो रहा था जैसे किसी फूल को भ्रमर छू जाता है। तब होता है। खलील उसे अपनी बेड पर ले आया। एक पल भी उसने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाई नहीं थी। एक गहरा चुंबन उसने गुलशन के फोरहेड पर किया। वो उसके बालों को सहलाने लगा था। किसान इस वक्त टॉर्च लेकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस बोतल को बड़ी हैरानी से देख रहा था जो इस वक्त उसके हाथ में थी। दोनों अजनबी चले गए। तभी वह भागता हुआ इस जगह पर आया था। टॉर्च की लाइट से देखा कि गड्ढा बनाकर कुछ कारकर मिट्टी डाली गई थी। अभी भी वह मिट्टी ताजी थी। उसके हाथ तेजी से मिट्टी को उड़ेलने लगे। वह जानना चाहता था आखिर कौन सी चीज थी जो वे लोग जमीन में दफन कर गए। काफी मशक्कत के बाद उसे बड़ी ग्लास की बोतल हाथ लगी। बोतल से ऐसे प्रकाश की बौछार हो रही थी मानो उसमें कोई नागमणि हो। आसपास का सारा इलाका चकाचौंध हो गया था। उस मणि जैसी चीज को निकालने वह ढक्कन पर जोर गला रहा था कि बोतल उसके हाथ में से फिसलकर पत्थर पर गिरी। शैंपेन की बोतल खोलते ही जैसे अंदर का द्रव्य उछलकर बाहर आता है, उसी तरह धुआं हवा में उछला और ओझल हो गया। किसान बहुत डर गया था। अपनी जान बचाकर वो वहां से भागा। पहली बार उसको लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रात में घमासान मचा था। निशाचर पंखियों ने टहलका मचा रखा था। एकाएक खलील को लगा अब्बाजान दर्द से कराह रहे हैं। गुलशन को वहीं छोड़कर उठा, कमरे से बाहर आया। आवाज मेन डोर के बाहरी हिस्से से आ रही थी। एक पल के लिए उसे अब्बाजान पर गुस्सा आया। मना करने के बावजूद उन्हें इस हालत में बाहर जाना नहीं था। खलील ने जल्दी से मेन डोर खोला। सामने ही अब्बाजान ओघे मुंह पड़े थे। सुध-बुध खोकर वो उनकी ओर भागा कि उसके पैर जमी से ऊपर उठ गए, जैसे किसी ने मजबूती से गला पकड़कर उठा लिया हो। चंद्रमा पूर्णतया निकला। न होता तो काली स्याह रात में एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाता। तेजी से भाग रहे नींबू के पीछे अमन और जिया दौड़ रहे थे। अमन ने कसकर जिया का हाथ पकड़ा था। उसे डर था कि दौड़ते वक्त जिया गिर न जाए। नींबू उस फार्म हाउस के खेतों की ओर बढ़ रहा था जो काफी कोकोनट के पेड़ों से गिरा हुआ था। संभल कर अमन जिया के साथ खेत में प्रवेश कर गया। उस वक्त वह बहुत चौकन्ना था। फार्म हाउस पर पालतू कुत्तों का होना आम बात थी। हालांकि उन दोनों की किस्मत अच्छी थी, उन्हें एक भी कुत्ता नजर नहीं आया। बड़े बड़े 2-4 खेतों से होकर वह लाल नींबू एक जगह रुक गया। अमन भागता हुआ वहां आकर रुका। तब उसकी सांसें बहुत फूल गई थी। जिया अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर झुक गई, जैसे वह भी बुरी तरह थक चुकी थी। नींबू जहां रुका था वह जगह खेत का एक कोना था। उस जगह पर बहुत घास निकली थी। आसपास एलोवेरा के पौधे जगह जगह फैले हुए थे। बाकी सारे खेत सूखे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था काफी सालों से खेतों में हल नहीं चलाया गया, न कुछ बोया गया है। सॉरी यार, तुम थक गई ना। घास वाली जगह पर पाम लंबे करके जैसे ही जिया बैठी, अमन ने कहा, तुम्हें गाड़ी में अकेली भी तो नहीं छोड़ सकता था। पर एक गलती हो गई है। अब क्या हुआ? जिया ने हड़बड़ाकर पूछा। नींबू यहाँ रुका है, मतलब जगह यही है, पर फावड़ा तो हम गाड़ी में ही भूल आए हैं। ओह नो, नींबू के पीछे भागने में उस बात का हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक काम करो, तुम दौड़कर फटाफट ले आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे डर लगता है कहीं वह आ गया। और तुम भूल रहे हो अमन, अगर वह आ भी गया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिया ने अपनी उंगली में अंगूठी बताते हुए कहा, यह पंचधातु की अंगूठी हमारी रक्षा करेगी। तुम जाओ, भागो, समय बर्बाद मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। जिया को छोड़कर जाना उसे जरा भी अच्छा ना लगा, पर दिया इस तरह से चिल्लाई थी कि उसे भागना पड़ा। जिया उस जगह पर बैठे बैठे भागते हुए अमन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस हंसी में अमन के लिए सिर्फ प्यार था। उसकी जांच सुनकर वह कैसे भागा था, इसलिए वह अपने आप को हंसने से रोक न पाई। एक एक मिनट युग की तरह मानो लग रहा था। हवा की जरा सी सरसराहट भी उसे चौंका दी रही थी। बार बार वह घबराकर इधर उधर देख रही थी। बहुत जल्दी अमन फावड़ा लेकर आ गया था। इतनी तेजी से वह भाग कर आया था जैसे कोई उसके पीछे पड़ा ना हो। जिया के पास आकर कुछ पल वह ठिठक गया। तुम ठीक हो? बरबस ही जिया के मुंह से निकला। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डर तो नहीं लगा? नहीं अमन, अब मुझे डर नहीं लगता। उसने अमन की आंखों में अर्थपूर्ण निगाहों से झांकते हुए कहा था। तुम अब नींबू हटाकर फावड़ा से मिट्टी उड़ेलो। नहीं, पहले हम बगल में एक गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, जल्दी करो। जिया दूर दूर पेड़ों के बीच में
अल्पजलप हो रही फार्म हाउस की लाइट को देख रही थी। अमन ने फावड़ा से फटाफट एक गड्ढा खोद दिया। अब ठीक है, जिया ने 1 फुट की गहराई वाला गड्ढा देखकर कहा। फिर तेजी से नींबू वाली जगह पर वह फावड़ा से मिट्टी हटाने लगा। जिया, मैं मोबाइल की टॉर्च से उजाला किया था। टॉर्च की फॉक्स लाइट जिस तरह इधर उधर हो रही थी, साफ जाहिर था कि दिया काफी डरी हुई थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। दूर दूर घने पेड़ों के बीच से अल्प झलक दिखाई देने वाला फार्म हाउस हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा था। बाबा ने कहा था, जिन्नात की हड्डियां निकालकर दूसरी कब्र में दफना न इतना आसान नहीं था। हालांकि अब तक कोई भी अनहोनी नहीं हुई थी, कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी थी जिससे दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा हो। लगातार मिट्टी उड़ेलता अमन रुक गया। एक हड्डी नजर आई है। उसकी आवाज काफी धीमी थी। जिया ने टॉर्च लाइट को गड्ढे में ताने रखकर भीतर देखा। छोटी सी हड्डी है, वही सुअर की होगी। अमन ने धीरे से मिट्टी हटाकर उसे बाहर निकाला। अब वह संभाल कर मिट्टी हटा रहा था। 2-3 हड्डियां दूसरी निकली। उन्हें साइड पर करके लगातार मिट्टी उड़ेलने लगा। कुछ ही देर में एक हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया। दोनों की आंखें फटी सी रह गईं। जैसे ही अमन ने हड्डियों का ढांचा हटाने झुका, वैसे ही अमन लुढ़क कर खड्डे पर गिरा, जैसे उसे किसी ने जबरदस्त धक्का दिया था। अमन, जिया की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी। पलटकर अमन ने देखा तो चंद्रमा की रोशनी का उजाला व्याप्त था। कुछ हल्की रोशनी में कहीं उसका चांद नजर नहीं आ रहा था। वह व्याकुल हो गया। जिया, जोर से वह चीखा था, अमन, मैं यहां हूं। 2-3 मीटर की दूरी पर जिया उधेमुह पड़ी कराह रही थी। छलांग लगाता हुआ अमन उसके पास आ गया था। उसका सर अपनी गोद में लेकर पागलों की तरह दहाड़ा। जिया, वो आ गया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम डरना मत, जिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। अमन को बौखलाया देखकर जिया डर गई थी। अमन, अमन, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अमन जिया की आंखों में देख रहा था। गलती हो गई मुझसे जिया, बहुत बड़ी गलती। मुझे तुम्हें यहां लेकर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। ओह शट अप यार, कम से कम इस वक्त ऐसी बातें ना करो। कुछ भी हो जाए, हमें हार माननी नहीं है। सुन रहे हो तुम? चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए, तुम वह हड्डियां वहां से निकालकर दूसरी कब्र में डालोगे। वादा करो मुझसे, ऐसी बातें मत करो। जिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हो, पर तुम्हें यह करके दिखाना है। मैं वादा करता हूं, जिस काम को अंजाम देने आए हैं उसे पूरा किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी कसम जिया। जिया की आंखें भर आई थी। उसका मन किया दौड़कर तेजी से उसके गले से लिपट जाए, पर अपने मन पर कंट्रोल किया। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था अमन उसे अपनी ओर खींचता जा रहा है। अब उसे अमन की भी फिक्र होने लगी थी। खुद को संभालते हुए जिया तेजी से खड़ी हुई। अपने चारों ओर खेतों के किनारे पर खड़े घने पेड़ों को वह देख रही थी। पर्णों की सरसराहट से उसके कान बज रहे थे। एक वृक्ष पर कोई बड़ा सा पक्षी बार बार पंख फड़ाकर उड़ रहा था और वापस पेड़ की चोटी पर बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे उस पेड़ पर कोई था जो उसे वहां बैठने नहीं दे रहा था। अब्बा को कराहता देखकर खलील जैसे ही बाहर आया, उसकी गर्दन को जिन्नात ने धर दबोचा। खलील की पूरी बॉडी हवा में लहरा रही थी। उसको ऊपर उठा लिया गया। आवाज हलक में रुक गई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि जिन्नात उसे मौत के घाट उतार देगा। उसी वक्त तेजी से उसके मन में एक विचार घोंघा। एक पल की भी देरी किए बगैर उसने जींस की जेब में हाथ डाला। उसके हाथों में वह चीज थी जो अलग होते वक्त बाबा ने उसे यह कहकर दी थी कि अगर जिन्नात का दोबारा सामना हो तो यह चीज उसके शरीर को सटा देना। वह और कुछ नहीं, सूअर की हड्डी थी। तेजी से उसने वो हड्डी अपनी गर्दन को जकड़े हुए हाथ पर लगा दी। वह जमीन पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने उसे पटक दिया हो। वह उसके सामने खड़ा था। तकरीबन 7 फुट से ऊंचा था। उसके बदन पर श्वेत लिबास था। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। या तुमने मुझसे मेरी दुल्हन को छीना है और वहां तुम्हें चाहने वाली जिया मुझे मिटाने की कोशिश में लगी है। जहां से मेरा वजूद है वहां पहुंच गई है। वह तो देख उसका मैं क्या हश्र करता हूं। इतना कहकर वह तेजी से हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। खलील के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जिया मुश्किल में है क्या? वह हॉस्पिटल से भागी है। अपने घर में प्रवेश करते ही खलील ने जिया की दादी को कॉल लगाई। जिया का मन घृणा से भर गया था।
दूर दूर काले घने अंधेरे में वह पेड़ डरावना नजर आ रहा था, जिस पर एक लंबी पंखों वाला बड़ा पक्षी बैठने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि वृक्ष पर कुछ था जो उस पर बार बार झपट रहा था। न जाने क्यों एक पल के लिए जिया को लगा जैसे वह डरावना पक्षी उनका ध्यान भंग न करना चाहता हो, पर अब जिया रुकने वाली नहीं थी। मन में ठान कर उसने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। अमन की हार्टबीट काफी बढ़ गई थी। मौत से डरकर पीछे हटने वालों में से जिया नहीं थी। हॉस्पिटल से उठकर आई जिया के बुलंद हौसले को देखकर अमन काफी हैरान था। जिन्नात को परास्त करना इतना आसान भी नहीं था। वह कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकता था। जिया फिर से जिन्नात की कब्र तक पहुंच गई। अमन ने जब उसे कब्र की ओर आगे बढ़ते देखा तो वह भी किसी बात की परवाह किए बगैर उस तरफ भागा। मुझे जरूरत है तेरी जिंदगी को, तू दाव पर ना लगाया कर। बरसों के बाद सुकून है, दिल को मेरे दिल को ना जलाया कर। वही शायराना अंदाज, वही लहेजा, वहां रवानगी। खलील की आवाज सुनते ही दोनों चौंके। जहां गाड़ी खड़ी थी उधर से खलील चला आ रहा था। दोनों उसे हैरानगी से देख रहे थे। ठीक गाड़ी के बगल में खलील की कार को जिया ने देखा। खलील को देखकर जिया अपना आपा खो बैठी। उसके बदन में जैसे चितियां रेंगने लगी। बदन में उठी मीठे कंपनों की लहर ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह भागी खलील की और रुक जाओ जिया, ये अच्छी बात नहीं है, रुक जाओ प्लीज। जिया पर जैसे नशा सवार था। खलील को मिलने की तरफ थी, उसे जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अमन हताश जरूर हुआ मगर उसने अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने हड्डियों के ढांचे को हाथ लगाया कि इधर जिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुका, खलील जैसे गधे के सिंग की तरह गायब था। जिया को जैसे झटका लगा। खलील की गाड़ी भी गायब हो गई। जिया समझ गई जिन्नात उसे अपने झांसे में लेने में सफल हो गया था। जिया अमन से काफी दूर अकेली खड़ी थी। अमन ने जैसे ही जिन्नात की हड्डियों को बाहर खींचा तभी एक आकस्मिक हुए शोर से दोनों चमके। वह घने पेड़ पर से चमकगारों का एक बड़ा काफिला एक साथ उड़ा। हवा में काला स्याह अंधेरा छा गया। इतने सारे चमकगार अमन और जिया ने कभी अपनी जिंदगी में देखे नहीं थे। दोनों खौफ जुदा होकर आत्मा को देखने लगे। चमकगारों का सारा काफिला इस वक्त जिया के ऊपर मंडरा रहा था। सारा माजरा समझ में आते ही अमन चीखा, भागो वहां से जिया, अपनी जान बचाओ। बौखलाया हुआ अमन जिया के इर्द गिर्द मंडराने लगे। चमत्कारों को देखकर घबरा गया था। यह चमत्कार कहीं जिया के बदन को नोच नोच कर खा न जाए। जिया हड़बड़ा कर वहां से भागी। चमत्कारों का काफिला डरावनी चीखों के साथ उसके पीछे भागा। कुछ चमक गार्डों ने जिया पर हमला बोल दिया था। अमन छलावे की तरह वहां से कूदा दौड़कर उसने जिया को अपने शरीर से ढक दिया। अमन ने जैसे ही जिया को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया था तब ढेर सारे चमकगार अमन के शरीर पर चिपक गए। उसकी पीठ को नोचने लगे थे। अमन की चीखें जिया का कलेजा चीर रही थी। जब चमकगारों ने हमला बोला, जिया अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर बचाने में लगी थी। मगर मजाल थी जिन्नात की जो अमन के हौसले को वो डगमगाता। अमन ने तेजी से जिया को अपनी भुजाओं में समेट लिया। जब अमन की चीखें भयानक रात के सन्नाटे में गूंजने लगी, उस वक्त जिया अपने आप को काफी बेबस महसूस कर रही थी। न जाने क्यों अमन को कराहता देखकर तड़प उठी थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके बदन से कोई रूह निकाल कर ले जा रहा है। अमन के दूर हो जाने का डर उसके दिमाग पर हावी हो गया था। जिया को इस बात का एहसास हो गया था कि वह अमन के बिना अधूरी थी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत ही कंधे पर लटक रहे पर्स से अपना मोबाइल निकाला और फटाफट उसकी टॉर्च लाइट जलाई। जिया ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वैशी चमत्कारों का पूरा काफिला अचानक जैसे गायब हो गया। जिया ने टॉर्च लाइट से अमन की पीठ को देखा। अमन की शर्ट में जगह जगह पड़े फोड़ों से रक्त निकल रहा था। बहुत जख्मी हो गया था अमन। जिया से वह देखा न गया। उसका हृदय भर आया। उसने अमन के माथे को चूम लिया, फिर उसको दबोचकर अपने सीने से लगा लिया। अमन के चेहरे पर सुकून था। क्यों ना हो, वह जिया को बचाने में सफल हो गया था। अपनी जान की उसे परवाह नहीं थी। सॉरी जिया, मैं अपने मकसद में सफल हो जाता, पर तुम पर हमला हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सब कुछ समझ गया हूं। जिन्नात अलग अलग तरीके अख्तियार करके वार कर रहा है। मैं उसके इरादों को भांप गया हूं। उसको कब्र में दफन होने से कोई बचा नहीं सकता। तो देख जिया, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको दफन करके ही मैं लौटूंगा। अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।
जिया एक शब्द भी बोल नहीं पा रही थी। अब उसका मन जैसे उसे रोकना चाहता था। वह काफी हद तक डर गई थी। अमन को वह अब खोना नहीं चाहती थी। नहीं अमन, अब रहने दो, हम वापस चले जाते हैं। पागल हो? जिन्नात हड़बड़ा गया है। वो हम दोनों पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए बार बार पैंतरा बदलकर सामने आता है। तू चल मेरे साथ, तू अब मेरे साथ ही रहना। इस बार उसका काम तमाम करना है। अमन अपने दर्द की परवाह किए बगैर जिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। उस वक्त जिया सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देख रही थी। अमन जब उस कब्र तक वापस पहुंच गया, तब जिया ने कब्र में दिखाई दे रही हड्डियों को धिक्कार से देखा। अमन तेजी से वापस कब्र में झुका। जैसे ही अमन में हड्डियों के ढांचे को उठाया, सामने ऊंची ऊंची घास में कुछ सरसराहट हुई। उस तरफ ध्यान दिए बगैर अमन तेजी से हड्डियों के कंकाल को लेकर नई कब्र की ओर भागा कि तभी एक मोटे काले भद्दे से दिखने वाले नेवले ने छलांग लगाकर अमन पर हमला बोल दिया। नेवला इतना खूंखार था कि अमन और जिया चीख उठे। नेवला अमन के पैरों को चिपक गया था। अमन गुस्से से नीचे बैठ गया। अपनी मुठिया में बीसकर नेवले को खींच रहा था, पर वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। बासमती चावल जैसे नुकीले दांत अमन के गोश्त में उतर गए थे। जब अमन ने जोर से उसे खींचकर जमीन पर दे पटका, तब अमन के पैर पर धारदार ब्लेड से किसी ने वार किया हो, ऐसे दो लंबे चिरे पड़ गए थे। जिया अभी भी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसको मालूम ही नहीं था कि अमन ने और एक हमले को नेस्त नाबूद कर दिया था। हड्डियों के कंकाल को दोबारा उठाकर नई कब्र पर वो कूद गया। जब वह कंकाल लेकर कूदा था, तब उसके सामने आग का गोला नजर आया था। अमन एक पल के लिए भी ठिठका नहीं था। जैसे ही हड्डियां जमीन में पड़ी, अमन ने मिट्टी से पूरा गड्ढा भर दिया। एक तूफान जैसे शांत हो गया था। हवाएं गायब हो गई। पैरों ने हिलना डोलना बंद कर दिया। सारा माहौल जैसे किसी के सम्मोहन से मुक्त हो गया था। अमन के कंधे पर सर रख के जिया चल रही थी। काफी घायल होने के बावजूद अमन की जिंदगी करवट बदल रही थी। एक सुहानी सुबह का आगाज हो रहा था। जिंदगी जैसे खूबसूरत लगने लगी थी। जिन्नात का खात्मा हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। जिया ने जान की बाजी लगाकर जिन्नात को कब्र में गाड़ दिया था। उस बात की खलील को खुशी थी और हैरानी भी इतनी अधिक थी कि जिया अमन के साथ शादी की तैयारियों में जुट गई थी। अचानक गुलशन के पेट में दर्द शुरू हुआ। उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाने पर जो बात उन्होंने बताई, तो खलील के पैरों तले से जमीन खिसक गई। गुलशन को दूसरा महीना चल रहा था। खलील को याद था, काफी टाइम तक उसने गुलशन को हाथ लगाया नहीं था, तो फिर उसको महसूस हो रहा था कहीं दूर वादियों में जिन्नात के हास्य की गूंजें सुनाई दे रही थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए गुलशन खौफजदा हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।